Hello students, today we'll do science chapter 4 structure of the atom. So we have already studied in chapter 3 कि atoms are the smallest molecule है ना and are the building blocks of the matter. यानी atoms एकदम सबसे छोटे वाले molecules होते हैं किसी भी matter का. कोई भी matter है, element है, तो उससे सबसे छोटा particle जो होगा उस matter का या element का, उसको हम कहते हैं atom. तो एटम एग्जिस्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अलग अलग काइंड ऑफ एटम्स से बने हुए होते हैं. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, तो इट इज़ अ एलिमेंट और ये अलग अलग टाइप के एटम्स से बने हुए होते हैं. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी. डाल्टन ने कहा था कि ये एटम एक तो इनविजिबल होते हैं और इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना. दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, वी कैन नॉट डिवाइड देम फर्दर एंड दीज आर वी कैन नॉट सी देम, दीज आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स दैट वी कैन नॉट सी देम. लेकिन आफ्टर सम टाइम ये वाली चीज़ें हमें पता चला कि एटम्स में सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि अलग और इसके अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए गए. अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें अलग अलग मॉडल्स दिए कि देखो एक एटम के अंदर सब दूसरे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो एटम्स इनविजिबल भी नहीं रहा और उसको हमने डिवाइड भी कर लिया इनटू डिफरेंट सेक्शंस, है ना. तो अब हमें क्वेश्चन अराइज हुआ कि चलो एटम तो हमें पता चल गया ये इनविजिबल भी नहीं है और इसमें अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, है ना. तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं और इसका फिर स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसा दिखता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, है ना. अलग अलग मॉडल्स प्रपोज की. थ्योरीज देना यानी उनके मॉडल्स प्रपोज करना कि उन्होंने जो स्टडी की उसको एक थ्योरी के अंदर डिस्क्राइब किया. तो सबसे पहले जे थॉमसन ने इन द ईयर 1897 में बताया कि इसके अंदर एक पार्टिकल होता है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. ही आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन एंड इंट्रोड्यूस द टर्म इलेक्ट्रॉन कि दीज आर द पार्टिकल्स और दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आर आइडेंटिफाइड. उसके बाद ई गोल्डस्टेन जो थे, इन्होंने इन 1886 इन्होंने बताया कि एक ये तो हो गए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. उसके बाद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, साथ में एक और पार्टिकल होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन्स. अब ये प्रोटॉन को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्हें पता चला कि जैसे उन्होंने एक ट्यूब ली, है ना, उसमें थोड़े से गैस थी और उसमें कैथोड और एनोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स लगा और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक रे जनरेट हो रही है जो कि कैथोड रे से जनरेट हो रही है और ये जा रही है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये जा रही है ट्रैवल कर रही है, हमको दिखाई दे रहा है. और इसके ऑपोजिट एक और रे डेवलप हो रही है जिसको उन्होंने कहा कैनाल रे ये पॉजिटिवली चार्ज थी और बीम के फॉर्म में ये आयंस ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए, ठीक है. और ये एक ट्यूब में दिखाई दिया, ट्रांसपेरेंट ट्यूब थी जिसमें ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की. तो इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड चार्ज. अब ये वाले जो प्रोटॉन थे इनका सब एटॉमिक had a charge equal in magnitude but opposite in the sign that of electron. हाँ, तो अब इनका जो चार्ज था वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल था, यानी अगर ये +1 है प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन -1 ऐसे इक्वल था, लेकिन उनका मास अलग अलग था. Magnitude of sign that of electron. The mass is approximately 2000 times of that of electron. It was given the name of proton. In general, electron is represented by E and proton is represented by P+. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge is 1 plus 1. The mass of electron is considered to be negligible. Electron का mass negligible था और its charge is -1. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का हम लोग को पता है चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन का इसके ऑपोजिट चार्ज होता है दैट इज़ +1 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल. इसका हम एक चार्ट बनाएंगे, वो मैं आपको शेयर करूँगी. तो यू विल मेक अ चार्ट कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम एक पूरे टेबल में उसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे.
इट सीम दैट एटम इज वॉज कम्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। पहले हमें इतना पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि एक एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्लस और माइनस मिलके एक एटम बना ले रहे हैं। अब बात हुई कि इसका शेप कैसा था। और हाँ, प्रोटॉन्स को हम उसके एलिमेंट से नहीं, उसके एटम में से निकाल नहीं सकते। इनफैक्ट हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। अब हमें पता करना था कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक एटम के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, है ना। तो डेल्टन ने क्या, वी हैव लर्न डेल्टन एटॉमिक थ्योरी which suggests that the atom is indivisible or indestructible, but discovery of two fundamental particles inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton atomic theory। यानी यहाँ पे Dalton atomic theory का this is the failure। क्यों? क्योंकि ये indivisible भी है और indestructible भी नहीं है, मतलब उसके हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल हो गए। और डिस्ट्रक्शन उसका एटम का डिस्ट्रक्टेबल तो नहीं है, लेकिन हम उसको चेंज कर रहे हैं ना, उसके आयंस और उन सब में हम उसको चेंज ज़रूर कर सकते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर कि अब है तो ये कैसे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया जे थॉमसन ने। इन्होंने क्या बताया कि ये जो एटम है ये एक पॉजिटिवली चार्ज एक ऐसे स्फेयर है, यानी पॉजिटिवली चार्ज, इन्होंने बोला क्रिसमस केक की तरह है ना, गोल ऐसा एक स्फेयर है जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें नट्स के जैसे केक में नट्स डले रहते हैं ना, और ऐसे कलरफुल उसको डेकोरेट करने के लिए, वैसे ही ऐसे कलरफुल उसका डेकोरेटेड वे में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल दिया उन्होंने कि जैसे सपोज वाटरमेलन का फ्रूट है, वाटरमेलन के फ्रूट में जिस तरह से उसके सीड्स अरेंज हैं, तो वाटरमेलन एक पॉजिटिवली चार्ज है जो कि प्रोटॉन्स हैं जिसमें, और एक नेगेटिवली चार्ज उसके सीड्स हो गए। तो इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया उसको। अब जे थॉमसन कौन थे? तो जे थॉमसन वॉज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ही वॉज बॉर्न इन चीथम हिल, a suburb of Manchester, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on the discovery of electrons. He directed Cavendish Laboratory and at Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won the नोबेल प्राइज़। यानी इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही इनके साथ जो इनके असिस्टेंट काम करते थे इनके साथ, उनको भी 7 ऑफ इनके असिस्टेंट्स को नोबेल प्राइज़ मिला। सो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था? थॉमसन ने प्रपोज किया था कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर्स, जैसे केक का उन्होंने बताया, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स इसमें अटैच्ड हैं, घुसे हुए हैं, है ना। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन्होंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है, मतलब जो अगर 5 नेगेटिव है तो 5 ही पॉजिटिव है, अगर 10 नेगेटिव है तो 10 ही पॉजिटिव है। तो इस तरह से बैलेंस्ड हैं। तो इसलिए जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इस वाले सेकेंड थ्योरी को जब दूसरे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो न्यूट्रल तो नहीं है एटम में तो चार्जेस भी होते हैं, कभी पॉजिटिवली चार्ज रिएक्ट कर रहे हैं एटम, कभी नेगेटिव चार्ज बिहेव कर रहे हैं एटम। तो इसको और स्टडी करना बाकी था। भी उन्होंने एक बेसिक मॉडल दे दिया था गिवन बाय जे थॉमसन। नाउ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब इन्होंने क्या बोला, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि एटम हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम। उन्होंने लगा कि ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया जे थॉमसन ने, लेकिन उन्हें पता करना था कि नहीं आखिर कैसे अरेंज हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल में से गोल्ड क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि गोल्ड इज़ मेलिएबल, है ना। उसको थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड इज़ द एलिमेंट जिसको एकदम थिनेस्ट शीट में कन्वर्ट किया गया, जिसमें कितनी थिक थी वो 1000 एटम्स थिक,
यानी एक साइड में 1000 एटम्स की एक लेयर पड़ती थी ऐसे, मतलब पूरी जो गोल शीट है वो अगर हम देखें तो हर सेक्शन में 1000 एटम की वो एक लेयर थी। तो इस तरह से गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया गया। नाउ इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हाईली चार्ज थे, डबली चार्ज हीलियम आयन से बने हुए थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसमें 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक अल्फ़ा, बीटा और गामा। इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, है ना, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। इसको हमने पास करवाया इस गोल्ड फॉइल में से, और एक्सपेक्टेड क्या था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड डिफ्लेक्ट बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। अब उनको क्या लगा था कि जितने भी बीच बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम्स से जब टकराएंगे अल्फ़ा पार्टिकल से तो ये उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी हमें अलग अलग डायरेक्शन में ये अल्फ़ा पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, सिर्फ थोड़े ही थे जो थोड़े से तिरछे डिफ्लेक्ट हुए, और थोड़े जो थे जो जैसे 12,000 में से 1 इतने अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो पूरा ही वापस आ गए, है ना, टकरा के तुरंत वापस आ गए, रीबाउंड हो गए। रीबाउंड हो जाना है टकरा के वापस आ जाना। सो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार ये क्या हुआ, एक तो ये तो बहुत सारे सीधे निकल गए। फिर उन्होंने बताया कि अपनी इस थ्योरी से उन्होंने उनका कंक्लूजन निकाला कि अल्फ़ा जितने भी ये एटम्स होते हैं ये अंदर इनमें बहुत सारा स्पेस होता है, दे आर अंदर से एम्प्टी। ठीक है, देखो अब रदरफोर्ड को और पढ़ लेते हैं हम। In the words of Rutherford, this result was almost as negligible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. तो ये उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन था, और हम आगे भी उन्होंने दिए हैं पोस्टुलेट इस चीज़ के, तो हम उसको पढ़ेंगे। पहले हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ई रदरफोर्ड was born in Spring Grove on 30th August 1871. He was known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on the radioactivity and the discovery of nucleus of an atom with the gold foil experiment. अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। He got Nobel Prize in Chemistry in 1908. ठीक है, सो उन्होंने क्या बताया कि जैसे एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो एक वॉल पे बहुत बार बॉल एक आँख उसकी बंद है, आँखों को हमने उसको ब्लाइंड फोल्ड से बंद करके रखा हुआ है, और उसको एक बॉल दी है, उसको एक बोला है कि सामने फेंको, और सामने वॉल है तो वो टकरा के वापस आएगी। लेकिन अगर हम वॉल के सामने नहीं खड़ा करें, उसको हम खड़ा करें एक ऐसी नेट के सामने जिसमें बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, नेट तो है लेकिन गैप बहुत है उसमें, तो क्या होगी, बॉल वापस नहीं आएगी, बॉल उसमें से चली जाएगी उस गैप में से। सो यही उनका एक्सपेरिमेंट था कि हमने तो सोचा था कि बॉल वापस आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने सोचा था वॉल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके प्रोटॉन्स हैं, तो रिफ्लेक्शन होगा कुछ उसमें, लेकिन हमारी बॉल तो सीधी चली जा रही है। तो यही उन्होंने पोस्टुलेट किया कि यही रीज़न था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूड करता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज़ एम्प्टी। एटम के अंदर का बहुत सारा स्पेस खाली है, इसीलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं। बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स, सेकेंड पॉइंट है, बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड देयर पाथ, की डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब हमें पता चला कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज अ लिटिल स्पेस। अब हमें पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कुछ तो भी, जिससे ये थोड़े से अपने पाथ पे से डिफ्लेक्ट हुए, है ना, पॉजिटिव है और अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव थे, तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, इसलिए रिपेल करने से वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, अपने थोड़ा सा उन्होंने एंगल चेंज कर लिया। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी पूरे के पूरे वापस आ गए 180 डिग्री से। इसका क्या इंडिकेशन था कि दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मासेस ऑफ द गोल्ड एटम आर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, कि यहाँ पे कुछ तो भी बहुत बीच में कुछ तो भी एक ऐसा है एटम के अंदर जो कि पूरे के पूरे हमारे
रे को वापस भेज दे रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल को रीबाउंड कर दे रहा है, वापस 180 डिग्री के डायरेक्शन में उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, कि इतना रिपल कर रहा है, इसका फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे अल्फ़ा पार्टिकल को वापस भेज दे रहा है। From the data, he also concluded that the radius of nucleus is about 10 raised to the power 5 times less than the radius of atom. तो यानी एटम तो बड़ा है, उसके बहुत ज़्यादा छोटा उससे उसका न्यूक्लियस है। On this basis, his experiment Rutherford put forward the nuclear model of an atom. अब इस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल को प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियर मॉडल, एक एटम कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है। देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज इन सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और ये सेंटर में है। नियरली ऑल द मासेस ऑफ एटम्स रिसाइड इन दिस न्यूक्लियस। तो जितना भी मास है हमारे एटम का वो इस न्यूक्लियस का है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में। The size of nucleus is very small as compared to the size of atom. अब उसका साइज़ बहुत ही छोटा है, वो बदल लिखा है ना 10⁻⁵ टाइम्स लेस देन द साइज ऑफ एटम। यानी एटम तो ऑलरेडी इतना छोटा है, उसके और भी 10⁵ टाइम्स लेस दैट ऑफ द एटम। नाउ ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? ऐसा था कि जब ये उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आजू बाजू में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, और अगर ये एनर्जी होगी तो कभी ना कभी तो वो एनर्जी लूज़ करेगा, है ना। गोल गोल घूमते घूमते वो कभी ना कभी तो लूज़ करेगा, और इस तरह से वो अपने न्यूक्लियस में जाके फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा वो न्यूक्लियस में। और इस तरह से हमें कोई जैसे मैटर आज एग्जिस्ट करता है, हमें पता है मैटर है, तो कोई भी मैटर अनस्टेबल हो जाएगा और इस तरह से वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जैसे हम मैटर को देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में। सो इसलिए उन्होंने कहा कि वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन हमें पता है कि ऐसे नहीं होता है। तो ये उसका ड्रॉबैक था, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए। लेकिन इसी चीज़ को आगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में एक्सप्लेन किया गया। नील बोर वॉज बॉर्न इन कोपेनहेगन ऑन 7th October 1885. He was appointed professor of physics at Copenhagen University in 1916. He got Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. Among Professor Bohr's numerous writings, 3 appearing as books are The Theory of Spectra and Atomic Constitution, The Atomic Theory and Description of Nature. तो ये इनके बारे में था। इन्होंने क्या मॉडल बताया? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो एटम के आजू बाजू में घूम रहे हैं, लेकिन उनके स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो घूम रहे हैं, और ये उनकी एनर्जी लेवल्स हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब ये कोई एनर्जी लूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एक इनके, और देखो दीज ऑर्बिट्स और एनर्जी शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब इनकी पर्टिकुलर एनर्जी है जिसमें ये घूमते रहते हैं, ये इनके एनर्जी शेल्स कहा इन्होंने कि दीज आर द एनर्जी शेल्स जिसमें वो घूम रहे हैं। तो पहले तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर देखो 4.3 में पहले न्यूक्लियस है, उसके सराउंड में पहला रिंग है, सबसे लो एनर्जी का लेवल का हुआ के शेल, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। हम वो आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में। पहले हम पढ़ लेते हैं शेल्स। तो पहला शेल है के, दूसरा शेल है एल, और भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एम में भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एन में भरेंगे। तो इस तरह से इनका अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली फिल होते हैं। मतलब सबसे पहले के शेल फिल होता है, जब के पूरा भर जाए तो एल शेल फिल होता है, फिर जब एल पूरा भर जाता है तो एम शेल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब एम शेल भी पूरा भर जाता है तो एन शेल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से, और इनका नंबर है, जैसे के का 1, एल का 2 और एम का 3, एन का 4। तो इस तरह से, और इनको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द, अभी तक इनको न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं पता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली। तो प्रोटॉन्स कहाँ है? प्रोटॉन्स इट इज़ इन द न्यूक्लियस। नाउ विल स्टडी अबाउट न्यूट्रॉन्स। अब 1932 में, है ना, 1932 में जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच had no charge and
अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अब मास तो है इसमें, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। अब इसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन्स नहीं हैं। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n. The mass of atom is therefore given by sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus. अब इसका मास कैसे बताया जाता है? मास नंबर इज मास एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर जो है, मास नंबर बताया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नाउ विल स्टडी अबाउट द, अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन्स को कुछ नहीं, न्यूट्रॉन की एक डिस्कवरी हुई कि ये ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है, ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इनका मास इक्वल टू द प्रोटॉन होता है, इसलिए मास दोनों को हम मिला के बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई हमारी, इतना ही पढ़ना है न्यूट्रॉन्स के बारे में। हाउ आर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले जो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ पहले वाले शेल में जाएगा, यानी के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे फिगर 4.4 में शो कर रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल में डाल दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने उसका जो फर्स्ट शेल था, के शेल था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। नाउ Li इज़ लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें हमने फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन नहीं कैरी कर सकता है या उससे कम हो सकता है ना। ये हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर सेकेंड हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब उसमें इलेक्ट्रॉन वो होल्ड नहीं कर सकता फर्स्ट शेल, के शेल, तो वो चला गया एल शेल में, एल शेल आ गया लिथियम, तो अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेगा ये। ठीक है, तो बाकी के जो शेल्स हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। सो लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, वो सेकेंड शेल के ऑर्बिट में आ गया है। नाउ ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज़ बेरिलियम। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। पहले वाले के में हमने 2 भर दिए, बचे वाले 2 हमने नेक्स्ट शेल में, यानी के एल शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ऐसे ही नाउ बोरॉन, बोरॉन में क्या है, 5 हैं, तो आगे बाहर वाले शेल में 1 बढ़ गया। कार्बन, कार्बन में वापस से 1 बढ़ गया, 4 आ गया आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे ही आप सारे देख सकते हो, सारे एलिमेंट्स का दिया हुआ है, आउटर मोस्ट शेल के नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियॉन तक, नियॉन यानी एनी, अब इसमें आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। नाउ दिस ऑर्बिट इज कंप्लीट, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट इज कंप्लीट हो गया, के कंप्लीट हुआ तो गए सेकेंड ऑर्बिट में। जब सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट हो गया तो यहाँ सोडियम जो दिया है नीचे Na इस सोडियम, यहाँ से एक ऑर्बिट बाहर वाले, और के एल हो चुका था, नाउ एम, के एल एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर। एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन में और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली ऐसा हमने धीरे करते करते अर्गॉन तक आ गए। AR इज अर्गॉन, अर्गॉन में पूरा आउटर मोस्ट शेल भी ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्केमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। नाउ इसके बाद आता है वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी? तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अभी हमने पढ़े ना, तो जो भी आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द वैलेंसी। ठीक है, और इसी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली एक एटम रिएक्ट करता है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स, इसलिए ये, एंड दे आर नॉट रिएक्टिव, दे विल नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स तो सेटिस्फाइड हैं, वो क्यों किसी से रिएक्ट करेंगे, उनके तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर ऑर्बिट में। लेकिन जिनके कम होते हैं तो वो शेयर कर लेते हैं या ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन टू दूसरे एलिमेंट को दे देते हैं और ख़ुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। जैसे चलो हम आगे पढ़ेंगे तो वैलेंसी में कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये
डोनेट कर देते हैं, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब ज़्यादा है जैसे 5, 6, 7 है तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे किसी की 7 वैलेंसी है, क्लोरीन की 7 वैलेंसी है, 7 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अब 7 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जैसे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया उसने तो HCl बना लिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है ना, तो इसलिए वो बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बॉन्ड फॉर्म करता है और इस तरह से एक कंपाउंड बनता है। वो हम देखते हैं ना कि एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एक न्यू कंपाउंड, वो कैसे फॉर्म होता है? बाय दीज एलिमेंट्स के वैलेंसी से, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है तो दे विल रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना, और बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन दे फॉर्म अ न्यू बॉन्ड एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड. So the combining capacity of elements are known as their valency. और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0, देयरफॉर दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द एलिमेंट्स. सो दिस टेबल देखो, सी दिस टेबल, इसमें सिम्बल्स दिए हैं, ठीक है. नेम ऑफ एलिमेंट, सिम्बल्स, एटॉमिक नंबर, number of protons. Atomic number is the number of protons only. Now number of neutrons, or number of protons is number of, adding number of neutrons will become atomic mass, ठीक है. Now ये number of electrons भी दिए हुए हैं, तो number of electrons के बाद K, L, M, N shells दिए हैं, उसमें वो किस तरह से फिल हो रहे हैं ये दिया हुआ है. K shell में ऐसे, K shell में देखो पूरे सिर्फ 2 2 2 ही हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हों दो, लेकिन K shell सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेगा. फिर L shell मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली M shell भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेगा. सो दिस इज द नाउ वैलेंसी. वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इज द वैलेंसी. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर दे रहा है ना, तो उसके वैलेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं. ऐसे ही नेक्स्ट नियॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उनकी वैलेंसी वो क्या, कंप्लीट ऑक्टेट है उनका, कंप्लीट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसलिए इट्स वैलेंसी विल बिकम 0, ठीक है. दिस इज अबाउट द वैलेंसी. नाउ एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सी दिस, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इज द एटॉमिक नंबर. जैसे अगर हम इस चार्ट में देखें तो आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर का चार्ट और नंबर ऑफ प्रोटॉन साइड साइड में ही है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल. यही नंबर को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और इसको एलिमेंट के नीचे इस तरह से लिखा जाता है. देखो, दिस इज़ हाउ इट इज़, Z सिंबल है इसका, और इसको अगर X एलिमेंट है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है. जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बनाता है एटॉमिक मास, ठीक है. इसके बाद आता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन इज 12 U इज़ द उसकी यूनिट होती है, ठीक है, 12U because it has 8 protons and 6 protons and 6 neutrons. तो दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया 12U. Similarly, the mass of aluminium is 27U. So 13 is the protons and 14 are neutrons. इसलिए जो भी उसका मास नंबर है एटॉम दोनों को मिला के बनता है. जैसे यहाँ पे प्रोटॉन्स का, एल्यूमिनियम का देखो पीछे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है. सी द एल्यूमिनियम केस. एल्यूमिनियम में 13 is the number of protons and 14 is the number of neutrons. So the total mass number will become 27. So this is about, it is denoted by A. उसको इस तरह से इसको, this is how it is written. For example, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन का दिया हुआ है 7 is the atomic number and 14 is the mass number. नाउ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज. अब इसकी 3 टाइप के एटॉमिक होते हैं. फर्स्ट इज प्रोटोनियम, जिसमें 1 उसका एटॉमिक नंबर है और 1 ही उसका मास नंबर भी है. उसके बाद
ड्यूटेरियम में उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर 2 है, इसको डी भी लिखते हैं. एंड ट्राइटियम में इसका एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड मास नंबर इज़ 3. It is written as capital T also. So this is the example of isotopes. The atomic number of each one is 1 but their mass numbers are different, that is 1, 2, 3. Such other example is कार्बन के 2 होते हैं जिसमें हमारा दोनों में 6 देखो उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, बट इसका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है ये 12 and 14 है. Similarly, chlorine is also one of the example of this, जिसमें atomic number is 17 लिखा हुआ है and atomic masses are 35 and 37 is the atomic masses या mass number. On the basis of these 3 examples, isotopes are defined as the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. Therefore, we can say that these 3 are the isotopes of hydrogen atom, protonium, deuterium and tritium. So these are the isotopes. Now many elements consist of the mixture of isotopes. Such isotopes of an element is pure substance. The chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different. इनकी chemical properties तो same होती क्योंकि है तो हाइड्रोजन ही, but उनकी physical properties अलग होती हैं. Chlorine occurs in 2 isotopic forms, 35U and 37U. The ratio is 3:1. Obviously, mass of chlorine we'll find out. तो the average atomic mass, अब हम इसको average atomic mass के फॉर्म में लेंगे, है ना. तो average atomic mass कैसे निकालेंगे, उसमें देखो उन्होंने लिया 35, 3:1 के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है. तो हमने क्या किया कि इसको 75% लिया 3 वाले को और 25% इज़ 1, है ना. कि मतलब 3 पार्ट्स अगर वो है तो 75/100 आ जाएगा 3 पार्ट्स वाला यानी 35 वाला, और 1 पार्ट यानी 25% का पार्ट आएगा 37 वाला आइसोटोप. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल कम आउट एज 35.5U. सो हम ऐसे उसका एटॉमिक मास फाइंड कर लेते कि हम क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेंगे 35.5U. The mass of atom of any natural element is taken as the average masses of all the naturally occurring atoms of that element. If the element has no isotopes, then mass of its atom would be the same as the mass of protons and neutrons in it. ठीक है, अगर वो अलग अलग आइसोटोप्स हैं तो हम उसका एवरेज मास लेंगे, लेकिन अगर आइसोटोप प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको जस्ट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के नंबर को ऐड करके विल टेक देयर मास. बट इफ द एलिमेंट occurs in isotopic form, we have to know the percentage of each isotope. एंड देन जैसे हमने परसेंटेज 3:1 हमें पता था तो हमने उसको 75/100 और 25/100 लेके कैलकुलेट किया. तो ऐसे ही हमें उसमें पता होना चाहिए कि अगर आइसोटोप प्रेजेंट है तो वो क्या फ्रैक्शन में या किस परसेंटेज में प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है. एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ठीक है, अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है. Isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. Isotope of iodine is used in treatment of goiter. So ये उसके uses हुए. Now isobar. Isobar क्या होता है, isobar जिसमें एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग होता है ना. इसलिए ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हुए. ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर अलग है तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे हमारा एलिमेंट सेम ही था. जैसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, argon द एटॉमिक नंबर इज़ 18. अब एटॉमिक नंबर दोनों का 18 है. एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 20 एंड argon का एटॉमिक नंबर 18, यानी एक का तो एटॉमिक नंबर 20 है और एक का एटॉमिक नंबर 18 है. अब डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो गए. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दीज, अब इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास इज़ 40. ठीक है, तो दोनों के जो मासेस हैं, एक का एटॉमिक नंबर है 20 कैल्शियम का तो भी मास 40 है, और अगर एर्गॉन की हम बात करें एर्गॉन का भी 18 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर इज़ 40. ठीक है, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे. Atoms of different element have different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars. So
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. यस, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. आप इसको अच्छे से रीड करो and learn the valency wala chart, okay, because it is important chart. Okay, thank you.